साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। रायबरेली में पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। वहीं पैर में गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया, जबकि 3 अन्य तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्करों ने ही भदोकर क्षेत्र में संरक्षित पशुओं का वध कर अवशेषों को शारदा सहायक नहर किनारे फेंक दिया था। पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ कर रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर से रविवार रात सूचना मिली कि बेहटा पुल के पास कुछ पशु तस्कर मौजूद हैं, जो घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में हैं। इस पर एसओजी टीम प्रभारी प्रवीर गौतम और भदोकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम के पहुंचने पर पशु तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे बंजारा मजरे खेरहाना गांव निवासी पशु तस्कर इमरान के बाएं पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस टीम ने जलालपुर धई गांव के मोहम्मद शहबाज उर्फ तब्बू, सलमान व खेराना गांव के अरमान को गिरफ्तार कर लिया। घायल पशु तस्कर के खिलाफ विभिन्न थानों में 5 केस दर्ज है। आज बेटा पुल के पास थाना भदोकर क्षेत्र में पुलिस द्वारा कुछ मुखबिर खास को सूचना थी कि यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और कुछ कोई क्राइम करना चाहते हैं। इस संबंध में पुलिस द्वारा वहाँ चेकिंग की जा रही थी और थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति दिखाई पड़े और उनके साथ एक आगे एक लोडर भी चल रहा था और इस पर उन्होंने जब पुलिस पार्टी ने उसको रोकने की कोशिश की तो उनके द्वारा फायर किया गया। उस पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया और फायर करने के उपरांत उसमें से एक व्यक्ति को गोली लगी और कुछ व्यक्ति और थे जो वहाँ उसमें से लोडर से और मोटरसाइकिल से उतर के भागे, जिसमें पुलिस ने कॉम्बिंग की है और कुछ लोगों को पकड़ लिया है और शेष के लिए कॉम्बिंग जारी है। और आपको इसमें अवगत होगा कि कुछ दिन पूर्व अभी भदोकर थाने में एक मुकदमे की घटना हुई थी, उसी से संबंधित यह। सर कोई इन लोगों का आपराधिक इतिहास? हाँ, इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है उसमें ये लखनऊ से और महाराजगंज से जेल में है और इसके अलावा और भी जानकारी। सर जितने लोग गिरफ्त में आए क्या इनके अलावा और भी कोई है सरगना में? हाँ, इसके ये पूरी तलाश की जा रही है और इसमें पूरी टीमें लगाई गई हैं, सीधी और आपको जानकारी। इसके अलावा और कोई भी घटना को अंजाम दे चुके थे? इसके बारे में जानकारी की 20 साल का एक मरीज आया है और पूरे बंजारन थाना महाराजगंज का रहने वाला है। पुलिस से कई मुठभेड़ हुई है और बता रहे हैं कि शायद उसके गोली लगी हुई है, ऐसा पुलिस वाले बता रहे हैं। आपके जांच में क्या आया है, क्या किस तरह की? हमें तो अभी जांच में चोटें दिख रही हैं, अब आगे एक्सरे वगैरह होगा तो हालात है इस समय? हाँ, हालात तो उसके गंभीर हैं, तभी तो उसको यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया। लगता है कि किसी तरह गोली वोली लगी है या हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, वो एक्सरे के हाँ। वृद्धजनों की सेवा ईश्वर की साधना होती है, वहीं बच्चे भी ईश्वर का स्वरूप कहे जाते हैं। इसलिए स्कूल का टास्क पूरा करने के लिए एक बच्ची भावुकता में अपने परिवार के साथ बस्ती जनपद के अंतर्गत एक वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों की मदद करने पहुंच गई। आपको बता दें कि बस्ती जिले के एक स्कूल की कक्षा 5 की छात्रा अधिबा सैयद को स्कूल से वृद्ध और असहाय की सेवा करने के लिए प्रोजेक्ट मिला था, जिसको लेकर वह अपने परिवार के साथ वृद्ध आश्रम गई, जहां वह वृद्धजनों को फल, बिस्किट व अन्य सामग्री वितरित की। वहीं वृद्ध आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों ने बच्ची के इस कार्य से खुशी जाहिर की, साथ ही बच्ची और उसके परिवार के लोगों को आशीर्वाद दिया। वहीं छात्रा अधिबा सैयद ने बताया कि हमें स्कूल से एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें वृद्ध और असहाय लोगों की मदद करनी थी, इसलिए यहाँ आकर मैंने वृद्धजनों की मदद की। स्कूल से टास्क मिला था कि हम लोग को ओल्ड एज होम में या फिर किसी भी बुजुर्ग की हेल्प करनी है। तो यहाँ पे आप आए कहाँ, तो लोगों से मिले, आप क्या दिया उनको? हम फ्रूट्स दिए और बिस्किट नमकीन दिया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इन लोगों के साथ मिलकर के अच्छा लगा आपको? हाँ। उनसे बात की, उनसे कुछ पूछा उनके बारे में? हाँ। क्या सीख मिलती है इससे? हम लोग को हेल्प करनी चाहिए सबकी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अधिबा अली सैयद है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5th किस स्कूल में? सेंट बेसल स्कूल। ओके, किस तरह की सुविधा दी जाती है? आज के डेट में हमारे यहाँ 54 वृद्ध प्रेजेंट हैं, जिसमें 22 पुरुष हैं और 32 लेडी। इसमें यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या क्या सुविधा? यहाँ पे उनके खाने, पहनने, रहने, सोने, बैठने, उठने की अंतिम संस्कार तक की सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। और यहाँ पे अन्य कोई लोग, सामाजिक लोग आते हैं किस तरह? जी, यहाँ पे समाज सेवी लोग भी आते हैं और अपनी यथाशक्ति उनको जो भी इच्छा होती है
वो इनको फल फ्रूट जो भी मन करता है वो अपना देते हैं अपनी शिक्षा को। आगामी 23 तारीख से आरंभ काली पूजा को देखते हुए वाराणसी के चेतगंज स्थित कार्यालय में अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन राजेश कुमार पांडे के साथ नवसंघ महासंघ सांस्कृतिक समिति के सदस्यों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को काली चौदस पर्व मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर माता काली की विशेष पूजा की जाती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। बंगाल में इस पर्व का महत्व बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस विशेष पर्व को मां काली का जन्मदिन माना जाता है। इसी क्रम में आगामी 23 तारीख को मां काली की प्रतिमा स्थापित की जानी है, जिसे लेकर चेतगंज स्थित कार्यालय में अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन राजेश कुमार पांडे के साथ नवसंघ महासंघ सांस्कृतिक समिति के सदस्यों ने मूर्ति रखने से लेकर विसर्जन तक की व्यवस्था को लेकर चर्चा की। हम लोगों ने डिप्टी एसपी के यहाँ बैठ के बैठक किया। नवसंघ परिवार के तरफ से बुलाया गया था और हम लोगों ने ये स्टेटमेंट उन्होंने पूछा किस तरह से मूर्ति विसर्जन हो रहा है, किस तरह से कितने फीट की प्रतिमा है और इनके सारे डिटेल्स पूछा। हम लोगों ने स्पष्ट उनको कर दिया है कि हम लोग 28 तारीख को शाम को 6 बजे मूर्ति विसर्जन के लिए निकलेंगे और 8:30 और 9:30 बजे के अंदर 10 तक भी हो सकता है हम लोग विसर्जन करके रिटर्न हो जाएंगे। और भी जनता के लिए संदेश ये है कि हम लोग 23 तारीख को रात को मूर्ति बैठा रहे, 23, 24, 25, 26, 27, जिसमें हम लोग 26 तारीख को महान भंडारा कर रहे हैं जो सारे घर घर से लोग आएंगे और मौके पे आके माँ का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आज क्या निर्णय निकला अधिकारी? आज निर्णय हमारे गुटफेद में निकला है। साहब ने कहा कि ठीक है आप जैसे कर रहे हैं अच्छा है। वो भी प्रशासन में हमारे साथ खड़ी है और उनका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त है। बीते दिनों गंगा का जलस्तर जहां तेजी से लगातार बढ़ रहा था, वहीं अब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से गंगा का जलस्तर घट रहा है और प्रशासन घाट किनारे रहने वालों को समय समय पर जागरूक कर रहा है। दूसरी तरफ घाट के दुकानदारों में आगामी त्योहार को देखते हुए खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। गंगा का जलस्तर अब अपने घटाव की ओर है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा लगातार घाट पर रहने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो अब घाट पर दुकान लगाने वालों में आगामी त्योहार से खुशी देखी जा रही है। इस दौरान अहिल्याबाई घाट के पंडित विशाल शास्त्री ओढ़ेकर ने बताया कि 25 सालों में पहली बार कार्तिक मास में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ा है। राहत की बात तो यह है कि अब 2 दिनों से पानी घट रहा है। गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था। अभी 2 दिन से गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था, फिर गंगा जी का जलस्तर काफ़ी घटाव हो रहा है। अभी सुबह से थोड़ा सा पानी घट गया है, मगर कुछ बताया नहीं जा सकता कि पानी फिर भी आ सकता है, क्योंकि 25 साल पहले पानी कार्तिक मास में आया था और इसके पहले काशी में कितना पानी आया ही नहीं था कार्तिक मास में। अभी जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा है और पानी घटाव हो रहा है। अब क्या अपील करेंगे जिला प्रशासन से जिसमें पानी रफ्तार होगा? देखिए, जिला प्रशासन से भी काफ़ी मदद मिलती है और मिलेगी, और जल स्तर जो गंगा जी के क्षेत्र के आसपास लोग रहते हैं उसको थोड़ा जागरूकता करना चाहिए कि आप लोग थोड़ा दूर से रहिए और पानी से खिलवाड़ मत करिए। गाजीपुर पहुंचे सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अचानक जिले के ओडिहार में अपने एक पुराने परिचित के यहां मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने वहां नफरत पैदा की है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि वह सावधान यात्रा के लिए बिहार तक गए। वहां देखा कि नीतीश कुमार का असर खत्म हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार ने नफरत पैदा कर दी है, इसलिए वह भागकर फूलपुर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। यही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। सपा ने भी नफरत पैदा की है। वहीं मंत्री अनिल राजभर द्वारा लगातार ओम प्रकाश राजभर को मीडिया के मनोरंजन का साधन कहे जाने पर कहा कि जितना बेचारे को ज्ञान है उतना ही बोलेगा। लोडर मालिक नहीं हो सकता। लोडर और मालिक में बहुत अंतर है। जब सदन चलता है तब ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के हक के लिए लड़ता है। ये तो मान्यवर कांशीराम जी जब निकले थे तो उस समय भी लोग यही भाषा बोल रहे थे कि कांशीराम जी आए हैं तो इनसे कुछ होना नहीं है, और कांशीराम जी ने हजारों लोगों को नेता बना करके गए और करोड़ों लोगों में राजनीतिक चेतना जगा के गए। हम सावधान यात्रा के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं कि देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा होनी चाहिए। जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों? अमीर का बेटा अलग और गरीब का बेटा अलग क्यों पढ़ेगा? जब कोई भी परीक्षा के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट में पढ़ने वाला जब
नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पेपर एक आता है, तो फिर सरकारी स्कूल वाला फेल हो जाता है, प्राइवेट वाला पास हो जाता है। तो इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। तो लोगों के बीच में जाकर के जब ये बात हम लोग बता रहे हैं तो लोग बड़ी तेजी से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब देश में बेरोजगारी चरम पे है, नेता तो कह रहे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं बन रहा है। हम लोगों ने, पार्टी ने तय किया है हम लोगों ने कि रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, कलम बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। कक्षा 4 से हर छात्र को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो देश में रोजगार परक शिक्षा की बात जब हम लोगों को समझा रहे हैं तो लोग कहें अगर ये लागू हो जाए तो बच्चे जो स्कूल छोड़ेंगे तो उसके बाद तो वो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं धंधा कर सकते हैं, छोटा मोटा धंधा करके अपनी जीविका चला सकते हैं। आज देश में लाखों करोड़ रुपया अमीरों के कर्जे माफ हो जा रहे हैं। जब वो बैंक से लोन ले रहे हैं, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो उनके कर्जे माफ हो रहे हैं। और जब गरीब जो है बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है तो उसका लाइनियाँ काट दे रहे हैं कट से। तो देश में हम लोगों का मानना है कि प्रदेश में गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इस बात के लिए 100% लोग, तीनों काम के लिए 100% लोग तैयार हैं। जातिवार जनगणना के लिए एकदम 100% लोग समर्थन में हैं। हम अगर मीटिंग करते हैं मैनपुरी, हम मीटिंग करते हैं आगरा, हम मीटिंग करते हैं हाथरस, हम मीटिंग करते हैं सहारनपुर बागपत, हम मीटिंग करते हैं झांसी बांदा चित्रकूट, जहां लोग हमको पूर्वांचल कहते थे, आज उस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर वहां समर्थन मिल रहा है। हम जाते हैं, अभी मैं परसों था कटिहार आसाम के बॉर्डर पे, मैं मधेपुरा था अभी पिछले 4 तारीख को, मैं बिहार के 1 दर्जन जिले में जाके मीटिंग किया। वहां भी जैसे पूर्वांचल में मीटिंग होती है उसी तरह वहां मीटिंग हो रही है। तो लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और यही समर्थन सरकार बनाता और बिगाड़ता है। चितईपुर थाना अंतर्गत भिकारीपुर पोखरी का सुंदरीकरण किया गया। इस दौरान आज मेयर मृदुला जायसवाल द्वारा शिलापट्ट का अनावरण किया गया। आगामी छठ पर महिलाएं इस पोखरी पर छठ की पूजा कर पाएंगी। बता दें कि 3 साल पहले इस पोखरी का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ था, जिसमें पोखरी की खुदाई, इंटरलॉकिंग का कार्य हो चुका है। वहीं अभी रेलिंग और गेट का कार्य बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान मेयर मृदुला जायसवाल ने कहा कि इस तालाब का सुंदरीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें 60 लाख का काम हो चुका है। अभी 20 लाख की लागत से काम होना बाकी है। आज 3 साल पहले की बात है, जब पहली बार पार्षद जी ने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था भिखारीपुर पोखरे पे, तो हमने यहाँ की स्थिति देखी थी तो लगा था कि ये बहुत सुंदर बन सकता है। यहाँ पे हमेशा धार्मिक कार्य, छठ का कार्यक्रम हो या कोई यज्ञ हो, हवन हो, सभी लोग यहाँ पे धार्मिक प्रतिष्ठान करने के लिए आते हैं। इसको सुंदर बनाने का सपना हम लोगों का था। पार्षद जी ने भी ये प्रस्ताव दिया, तो इसके लिए हम लोगों ने ये काम करवाया है। अभी 60 लाख का काम इसमें हुआ है। 20 लाख का काम अभी गेट और बाउंड्री वॉल का भी है इसमें, तो वो आगे से भी जितनी है वो भी सुंदरता भव्य हो जाएगी। तो एक तरीके से ये सांकेतिक हो जाएगा इस एरिया का पोखरा, ताकि लोग देखने में एक सुंदरता की अनुभूति हो। सौंदर्यीकरण हुआ है तो बाहर से ही लोगों को लगे कि नहीं, एक पर्यटन स्थल के रूप में भी हो जाएगा। लोग आएंगे, बैठेंगे, उनको अच्छा लगेगा। यही सोच हम लोगों की है। तो लगभग कितने लागत से ये निर्माण कार्य? ये 60 लाख का काम हो गया है, बस 10% का काम बचा होगा। अभी 20 लाख का काम अभी और इसमें होना है, जिसमें गेट और बाउंड्री वॉल है, जिससे कि इसकी भव्यता और बढ़ जाएगी। धन्यवाद। आज भिखारीपुर पोखरे स्थित माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से पोखरे का सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। ये कितने की लागत से और कितने दिनों में ये बनकर तैयार हुआ है? पहले तो महापौर जी के आशीर्वाद से 40 लाख रुपए काम हुआ था, जिसमें बाउंड्री वॉल इंटरलॉकिंग कार्य हुआ। उसके बाद आज इस आयोजन का मकसद ये था कि 60 लाख का काम हुआ, जिसमें रेलिंग का है, इंटरलॉकिंग का है, खोदैया का है, सुंदरीकरण का जीर्णोद्धार का कार्य, ये पोखरे कार्य हुआ है। क्या होना बाकी है इसमें जो अभी 20 लाख का काम स्वीकृत हो चुका है, जिसमें बाउंड्री वॉल और गेट, चनेश्वर महादेव के नाम से गेट का भी बनना होना है उसमें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा बस्ती जिले के अंतर्गत बहादुरपुर ब्लॉक के डकही गांव में लगभग 200 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि बाढ़ पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बस्ती जिले के डकही गांव में बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिया
कि बाढ़ से प्रभावित सभी परिवार जिनका क्षतिग्रस्त हो गया है उन सभी का एक सूची तैयार करें और उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजें। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए भी कहा। अच्छा सुनो, इसका नंबर लिखो।